अगर आप कोई घर खरीद रहे हैं, अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं और इसको आप इनकम टैक्स विभाग को नहीं बता रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ा कह सकते हैं गुनाह कर रहे हैं आप। और अगर आपको ये लगता है कि इनकम टैक्स विभाग को बताए बगैर हमारा काम चल जाएगा, तो ऐसा है नहीं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों एक बड़ा मामला पकड़ में आया, जहाँ पे रजिस्ट्रार, जहाँ पे हम लोग ज़मीन की रजिस्ट्री करते हैं, घरों की रजिस्ट्री खरीद बिक्री करते हैं, वहाँ पे रजिस्टर में कई सारे प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री को उस रजिस्ट्रार ने चढ़ाया ही नहीं, दिखाया नहीं। और उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है रजिस्ट्रार के ऊपर कि जो भी बड़े वैल्यू के ट्रांजैक्शन होते हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करे। उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भी नहीं किया। अब ये जब मामला सामने आया तो इनकम टैक्स विभाग हरकत में आ गया। अब इन सारे मामलों की तो जांच कर ही रहा है, वो तो जिन्होंने किया वो जाने, रजिस्ट्रार जाने, और जिन्होंने खरीद बिक्री की वहाँ पे वो जाने। लेकिन आपके लिए एक बड़ी सबक है। सबक ये है कि आपको प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन को दिखाना है। कैसे दिखाना है, क्यों दिखाना है, किस तरह के ट्रांजैक्शन को दिखाना है। गौरी समझते हैं। गौरी, ये क्या माजरा है, समझाइए जरा। लक्ष्मण, देखिए, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम सर्कल रेट को ध्यान रखते हुए प्रॉपर्टी खरीदते हैं और रजिस्ट्रार के पास जाके जितने की हमने प्रॉपर्टी खरीदी या मिनिमम जो आपका सर्कल रेट है उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी देते हैं और हमारी प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाती है। और रजिस्ट्रार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी रिपोर्टिंग करता है, जानकारी देता है कि इस व्यक्ति ने इतने इतने की प्रॉपर्टी खरीदी है। अब स्पेशली बिहार और यूपी में ऐसा मामला सामने आया जहाँ पे रजिस्ट्रार ने रिपोर्टिंग तो की है कि ये प्रॉपर्टी की सेल और परचेज हुई है, लेकिन उसमें कितनी कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है वो रिपोर्ट नहीं किया। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश का कि प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में बहुत ज़्यादा कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है और सरकार हर तरह से कैश की ट्रांजैक्शंस को कम से कम करने के लिए पूरे एफर्ट कर रही है। अब यहाँ पे जब इस प्रॉपर्टी की सेल परचेज हुई, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा, 30 लाख से ज़्यादा की कैश इन्वॉल्वमेंट रही है और रजिस्ट्रार ने इसको रिपोर्ट नहीं किया है। अब आप मान लीजिए आपने रजिस्ट्री तो करा ली एक अमाउंट पे और वो पेमेंट आपको कायदे से बैंक ट्रांसफ़र करनी चाहिए थी जो आपने कैश में ट्रांजैक्शन कर दी। अब सरकार जब आपको नोटिस भेजेगी तो पूछेगी कि ये कैश आपके पास कहाँ से आया, ये जो कैश आपने ट्रांसफ़र किया है ये कहीं ना कहीं आपका अनअकाउंटेड मनी है, इसके ऊपर आपके ऊपर टैक्स भी लग जाएगा, इंटरेस्ट भी लग जाएगा और हो सकता है इस पर कंसीलमेंट की पेनल्टी भी लग जाए जो 200% तक जा सकती है। तो काफ़ी हद तक ये कैश की जो ट्रांजैक्शंस है, इन्वॉल्वमेंट है प्रॉपर्टी में, ये आपकी होनी ही नहीं चाहिए और जो भी हो उसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एक चीज़ बताइए, मोटा मोटी ये माना जाए कि अगर कोई शख्स कैश ट्रांजैक्शन करके प्रॉपर्टी खरीद लेता है और ये मान के चलता है कैश में ट्रांजैक्शन के इनकम टैक्स विभाग को पता नहीं चलेगा, तो ऐसा है नहीं। देखिए, एक तरह की कैश ये होती है कि आपने रजिस्टर करी किसी अमाउंट पे और बाकी तो आपने अकाउंट फॉर ही नहीं किया। यहाँ पे गलती ये हुई है कि ज़्यादातर पैसा ही कैश में कर दिया। जो सर्कल रेट जो था जिसके ऊपर आपने स्टैम्प ड्यूटी दी, आपने स्टैम्प ड्यूटी तो दे दी, अपने चेक से पेमेंट कर दी, लेकिन जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू थी जो आपने सेलर को देनी थी वो आपने कैश में कर दी। अब उसकी जानकारी सरकार को ऐसे नहीं मिलेगी कि आपने वो पेमेंट किस तरह से की है, वो बहुत बड़ी गलती हुई है कई लोगों इसमें हमें जानकारी देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो भी ट्रांजैक्शन करें फेयर करें, ऑनलाइन करें। बिल्कुल, लेकिन जानकारी तो हमें भी देनी है। जो टैक्स पेयर्स हैं उनको भी अपना सेल और परचेज जो है वो रिपोर्ट करना होता है, डिपेंडिंग अपॉन कैसी ट्रांजैक्शन है, क्या है। और जो रजिस्ट्रार आपकी रिपोर्टिंग करता है उसको भी देखना होता है कि वो रिपोर्टिंग ठीक है कि नहीं और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में ये सब कुछ दिखाना होता है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ प्रॉपर्टी के लेन देन में आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। अब वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं मुंबई, जहाँ से उल्लासनगर से संतोष सोनी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। बताएं क्या हाल है आपके। मेरा छोटा सा सवाल है कि जीएसटी जैसे अभी हट गई है हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह से, तो हेल्थ इंश्योरेंस की कुछ कंपनियां एजेंट की कमीशन पर जीएसटी काट रही है। जहां तक मुझे जानकारी है जीएसटी 20 लाख से ज्यादा कमीशन हो तब अप्लाई होता है। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है, ऐसा क्या वो सही कर रही है? 5% जो कमीशन पे काट रही है जीएसटी तो लागू तब होगा ना जब 20 लाख हो। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। क्या है आप एजेंट के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं या जो जिन्होंने पॉलिसी ली है उनके लिए पूछ? ठीक है, एजेंट
देखिए, जहाँ पे भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी बनेगी जीएसटी की, तो इंश्योरेंस एजेंट के केस में जो जीएसटी लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो टोटली उल्टा हो जाता है, क्योंकि एजेंट्स ऑल ओवर द कंट्री बहुत सारे हैं और कई एजेंट्स ऐसे हैं जो छोटा काम करते हैं, उनकी इनकम बहुत कम होती है इंश्योरेंस कमीशन से, और सरकार एक एक को इंडिविजुअली ट्रैक नहीं कर सकती। इसलिए सरकार ने इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी रखी है कि वो उनका जीएसटी जमा करें और उसका इनपुट ले। हालांकि इसमें इंश्योरेंस एजेंट का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सपोज करिए कि आपकी 50,000 रुपये की कमीशन बनती है, 50,000 रुपये पे जितना भी जीएसटी होगा वो इंश्योरेंस कंपनी डिपॉजिट कराएगी और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगी। आपकी कमीशन से वो जो जीएसटी का अमाउंट है वो डिडक्ट नहीं होगा, आपको अपना पूरा का पूरा अमाउंट मिलेगा। इनफैक्ट आपको जीएसटी की कोई कंप्लायंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपके लिए ये एक तरह से अच्छी बात है। तो ये जीएसटी काटना गलत नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये इंश्योरेंस कंपनी को करना ही पड़ेगा। जहाँ पे भी जीएसटी की कंप्लायंस है, इंश्योरेंस एजेंट को जहाँ पेमेंट हो रही है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको काटेगी इंश्योरेंस एजेंट के बिहाफ पे और डिपॉजिट कराएगी। ये जो 20 लाख वाली बात कर रहे हैं वो क्या है? जो 20 लाख वाली बात है वो नॉर्मल केसेस में होता है। जीएसटी का नॉर्मल कॉन्सेप्ट है 20 लाख से ज़्यादा की इनकम है तो आपको जमा कराना है, लेकिन जैसा मैंने कहा यहाँ पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आ जाता है, यानी कि पूरा उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी देगी, इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं, आरसीएम। इसमें कुछ कुछ कैटेगरीज हैं, वहाँ पे सिस्टम पूरा उल्टा हो जाता है। चलिए संतोष जी, उम्मीद करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक सवाल फटाफट ले लेते हैं गौरी, वो है विजय कुमार सिन्हा जी का, गया से भेजा है, उन्होंने ईमेल भेजा है। दरअसल इनका इंक्रीमेंट हुआ था, और इंक्रीमेंट हुआ लेकिन पेमेंट मिला नहीं था, इंक्रीमेंट लागू हो गया था और 2025 में उनको एरियर के तौर पर ये इंक्रीमेंट वाले पेमेंट 2,46,000 रुपये मिले हैं, जो 1998 से 2007 के बीच के इंक्रीमेंट का मामला है। अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो एरियर मिला है इस पर क्या टैक्स की देनदारी बनेगी, क्योंकि इनके नियोक्ता पीएनबी है, इन्होंने 20% की दर से 56,410 रुपये का टीडीएस काट लिया है। देखिए, यूजुअली जो एरियर्स का केस होता है उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि आपको अगर पिछले 5, 10, 15 साल के एरियर इस साल में मिले हैं और इस साल में क्योंकि आपकी इनकम हो सकता है ज़्यादा हो, टैक्स रेट भी ज़्यादा हो सकते हैं, कई बार स्लैब्स छोटे हो सकते हैं, तो आपकी हो सकता है क्योंकि एरियर जिस साल में आता है उसी साल में देनदारी बनती है, तो हो सकता है कि आपका एरियर की वजह से इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उस अमाउंट की वजह से आप हाईएस्ट स्लैब रेट पे चले जाएं, सरचार्ज लग जाए, कुछ भी महंगा पड़ जाता है, महंगा पड़ सकता है। लेकिन इसीलिए लॉ में एक प्रोविजन है जहाँ पे आपको रिलीफ दिया जाता है, सेक्शन 89(1) का रिलीफ है। किसी को भी एरियर्स अगर मिलते हैं तो वो इस सेक्शन में रिलीफ ले सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टेक्निकल होती है, आपको अपने एम्प्लॉयर से एक कैलकुलेशन भी मिलेगी, वो कैलकुलेट करेंगे कि अगर आपके यही एरियर जिस साल को रिलेट करते हैं अगर वैसे मिले होते तो आपका कितना टैक्स होता, इस साल में अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, इस तरह से कैलकुलेशन करके रिलीफ कैलकुलेट होता है। वो कैलकुलेशन आप उनसे लीजिएगा और इनकम टैक्स रिटर्न में आप उसको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन टीडीएस क्लेम कर सकते हैं, ये इनकम में जो टैक्स का रिलीफ है वो क्लेम कर सकते हैं, और टीडीएस तो कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आराम से आप अपना जो टीडीएस है उसको कर सकते हैं, लेकिन आपको एक फॉर्म 10E भरना बहुत जरूरी होगा रिटर्न भरने से पहले, जिसमें इस रिलीफ की जानकारी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। चलिए फॉर्म 10E भरिएगा, रिलीफ का कैलकुलेशन करिएगा, और जो आपके एम्प्लॉयर ने जो टीडीएस काटा वो टीडीएस भी आपको मिल जाएगा, तो कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खुश हो जाइए। तो गौरी बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही, आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। और फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।